स्माइलिंग फेस। च 56 प्रिया की बकबक। सानवी फिर से बेहोश होने का नाटक कर रही थी। सानवी ने व्यानश कल आधी खुली आंखों से देखा और बोली, व्यानश जी, हमें कुछ हो रहा है। व्यानश ने सानवी को कुर्सी में बिठाया और उसे पानी पिलाते हुए बोला, आंखें खुली रखो। सानवी ने सर हिलाया, उसने पानी पिया और बोली, हमें भूख लग रही है। व्यानश ने जल्दी जल्दी कहा, हाँ, बताओ क्या खाना है, मैं अभी मंगवाता हूँ। व्यानश की बात सुनकर जल्दी से सानवी ने कहा, हमें आलू पराठा खाना है। व्यानश ने कहा, ठीक है, मैं बनवा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। और वो जाने लगा तो सानवी ने अपने होठों को दांतों में दबा किया और कहा, हमें सबके साथ खाना है। व्यानश रुक गया। उसने सानवी को देखा तो सानवी ने फिर से बीमारों वाली शक्ल बना ली। व्यानश से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सानवी खुश हो गई। व्यानश ने उसे गोदी में उठा लिया तो सानवी ने उसकी गर्दन में हाथों को लपेट लिया। इधर प्रिया कमरे से बाहर आई। कबीर ने उसे कल रात को ही प्रिया के कपड़े दिलवा दिए थे। वो ओम से बात हुए कॉरिडोर से आ रही थी। हाँ, मैं सानवी से मिलने उसके घर आई हूँ। हाँ, आई डोंट नो, मैं अभी उससे मिली नहीं हूँ। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बाबा, चंचल आ रही है, मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके बाय, आई लव यू, उसने मुस्कुराते हुए कहा और ओम से बात करने के बाद उसने फोन रख कर आ रही थी कि तभी सामने से आ रहे एक शख्स से टकरा गई। उसने कहा, दिखाई नहीं देता तुम? उसने हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देखा। सामने वाला भी उसे ही देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था। प्रिया ने कहा, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने बिना किसी भाव के कहा, वही जो तुम कर रही हो। प्रिया ने कहा, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने आई हूँ। हाँ, तो मैं भी यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने आया हूँ, अर्जुन ने एटीट्यूड में कहा और आगे चल गया। प्रिया भी पैर पटकते हुए उसके पीछे चली गई। इधर दादी दादू आदित्य कबीर पंछी सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए लिविंग रूम में आ गए थे। शालिनी और कियारा नौकरों के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा रही थी। तभी वहां अर्जुन और सानवी आ गए। आदित्य ने अर्जुन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, पर उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी। उसने कहा, तुम कौन हो? प्रिया ने उन्हें देखा तो थोड़ी नर्वस हो गई। उसने आदित्य सिंह रायजादा के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसने कहा, हेलो अंकल, मैं सानवी की दोस्त हूँ। प्रिया, मैं सानवी से मिलने आई हूँ। आदित्य ने सर हिलाया। कबीर अर्जुन के पास आते हुए बोला, अरे अर्जुन भाई, सब खैरियत तो है ना? आप आज इतनी सुबह सुबह? अर्जुन ने सर हिलाया। तभी पंछी भी उनके पास आते हुए बोली, अर्जुन भाई, अक्षय नहीं आया? अर्जुन ने उसे आंखें छोटी करके देखा। पंछी ने नर्वस होते हुए कहा, आई मीन सौरभ भाई और ध्रुव भाई कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं आए? अर्जुन ने कहा, हाँ, वो लोग काम से बाहर गए हैं। पंछी ने सर हिलाया। तभी शालिनी ने पंछी को बुलाया। उसने कहा, पंछी बेटा यहाँ आओ। पंछी उसके पास आ गई। जाओ, सानवी और व्यानश के लिए ब्रेकफास्ट ले जाओ। पंछी ने सर हिलाया। अर्जुन सबके पास बैठ गया। तभी वहां मेहर आ गया। उसने कहा, अरे अर्जुन, सब ठीक है ना? आज तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? वो ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अर्जुन रायजादा पैलेस तो आता था लेकिन कभी पैलेस के अंदर नहीं आता था। अर्जुन ने उसे देखा जो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसने कहा, हाँ, व्यानश से मिलने आया था, काम के सिलसिले में। मेहर ने सर हिलाया और उसके पास बैठ गया। इधर पंछी व्यानश और सानवी के लिए खाना लेकर जा ही रही थी कि उसे व्यानश और सानवी नीचे आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर वो अपनी जगह पर जम गई। वो उन दोनों को मुंह खोलकर देखने लगी क्योंकि व्यानश सानवी को जो उठाकर लेकर आ रहा था उसे अभी भी वही खड़ा देखकर शालिनी ने कहा, पंछी क्या हुआ? तभी उनकी नज़र भी व्यानश और सानवी पर पड़ी। जो नीचे आ रहे थे सब उन्हें देखने लगे। इधर सानवी को बहुत अजीब लग रहा था सबके चेहरे देखकर। वही व्यानश के लिए भी ये एकदम नया था। सानवी ने सबको देखा और धीरे से कहा, व्यानश जी, हमें नीचे उतरिए। व्यानश ने वैसा ही किया पर उसने सानवी का हाथ नहीं छोड़ा। उन्हें देखकर प्रिया जल्दी से सानवी के पास आए। उसने कहा, सानवी तुम ठीक हो ना? सानवी ने अपने बालों को ठीक किया और हाँ में सर हिलाया। हाँ, हम ठीक हैं, पर तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया ने व्यानश को देखा और कहा, मैं मिस्टर रायजादा के साथ कल रात ही यहाँ आ गई थी, लेकिन तुमसे मिल नहीं पाए। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तभी उनके पास अर्जुन भी आ गया। सानवी तुम ठीक हो ना? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने सानवी को देखते हुए फिक्र के साथ पूछा। सानवी ने सर हिलाया और बोली, आई एम फाइन अर्जुन,
थैंक यू। अर्जुन ने सर हिलाया। सानवी को ठीक देखकर उसे अच्छा लग रहा था, या फिर यूं कहे वो यहाँ उसे ही देखने आया था। सब उन्हें देख रहे थे। सबको सानवी की इतनी फिक्र करते देखकर दादी ने उन्हें ऐसे देखा तो ताना मारते हुए कहा, बस बेहोशी तो हुई थी, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है जो तुम लोग इसके पीछे ही पड़ गए हो। शालिनी मुस्कुराते हुए उनके पास कर बोली, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कल सानवी के बेहोश होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशान तो आप ही हो रही थी। दादी ने मुंह बनाया और बोली, हाँ वो तो इसलिए क्योंकि मुझे लगा ये माँ बनने वाली है। अचानक से चाय पीते हुए बेहोश कौन होता है? मुझे लगा खुशखबरी है। कहाँ खुश हो रही थी कि मरने से पहले अपने परपोते पोतियों का मुंह देख लूं। लगता है उन्हें देखे बिना ही मर जाऊंगी। और उन्होंने अपना सर हिलाया। और उनकी बातें सुनकर व्यानश ने सानवी को देखा। सानवी का चेहरा लाल हो गया, माहौल बहुत ऑकवर्ड सा हो गया। वहीं प्रिया ने सानवी को देखा। उसे याद था सानवी ने उस दिन उसे कियारा के बारे में क्या बताया था। वो बोली, माफ कीजिए दादी जी, पर हर बेहोश होने वाला इंसान प्रेग्नेंट नहीं होता। अब आपके पोतिका का दोस्त ही अगर बेहोश हो जाए तो क्या आप उसे भी प्रेग्नेंट है कहेंगी? ये सुनकर अर्जुन को खांसी आने लगी। क्या खतरनाक लड़की है। सबको हंसी आ रही थी, लेकिन आदित्य ने सबको घूर कर देखा। किसी की भी हिम्मत नहीं थी उसके सामने हंसने की। वही व्यानश ने अपनी हंसी दबाने के लिए होठों को अंदर की तरफ मोड़ लिया, पर दादी का मुंह हैरानी से खुल गया। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की मरवाएगी एक दिन। अरे यार, जगह देखकर तो मुंह खोलती। सबको ऐसे चुप देखकर दादू जोर जोर से हंसने लगे। तुम बहुत मजा किया हो बेटे, एंड आई लाइक इट। उन्हें हंसता देखकर सब हंसने लगे। आदित्य शालिनी को घूरने लगा। शालिनी ने ये देखा तो कहा, अच्छा मजाक मस्ती छोड़ो, चलो नाश्ता लग गया है। सब नाश्ते के टेबल की तरफ बढ़ गए। प्रिया, अर्जुन, सानवी और व्यानश को छोड़कर। शालिनी ने उन्हें ऐसे देखा तो कहा, क्या हुआ अर्जुन, प्रिया, सानवी, व्यानश, तुम लोग भी आओ। वो व्यानश को उम्मीद से देखने लगी। सानवी भी ये नोटिस कर रही थी, पर व्यानश ने सानवी का हाथ छोड़ दिया और जाने लगा, लेकिन तभी सानवी का पैर मुड़ गया और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। संभल कर सानवी, अर्जुन ने कहा और उसे सीधा खड़ा किया। व्यानश जल्दी से उसके पास आया और सानवी का हाथ पकड़ किया। व्यानश ने कहा, माँ आप इसके लिए कमरे में नाश्ता भेज देना, और वो उसे उठाने को था, लेकिन सानवी ने कहा, नहीं, हमें सबके साथ खाना है। व्यानश ने गुस्से से उसे देखा तो सानवी ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। व्यानश ने गहरी सांस ली और हाँ में सर हिलाया। ये देखकर शालिनी बहुत खुश हुई। उसने सानवी को देखा तो सानवी ने उन्हें आई विंक की। व्यानश सानवी का हाथ पकड़कर सबके पास ले आया। उसने सानवी के लिए कुर्सी खींची और उसे बिठाया और वो उसके पास बैठ गया। आदित्य ने व्यानश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, पर उनके अलावा और भी सब लोग खुश थे। अर्जुन और प्रिया भी उनके पास आ गए। सब व्यानश को उनके पास देखकर खुश थे। कियारा ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया। वो भी खुश थी व्यानश को वहां देखकर। उसने खुश होकर उसे उसका फेवरेट बटर टोस्ट सर्व किया, लेकिन व्यानश ने प्लेट के आगे अपना हाथ रख दिया। कियारा की मुस्कान चली गई। उसने अपना हाथ पीछे लिया। वहीं मेहर बहुत गुस्से से कियारा को देखने लगा। कियारा ने सानवी को सर्व किया और फिर आकर बैठ गई। सब खाना खाने लगे। सानवी ने व्यानश को देखा। वो उसकी हालत समझ रही थी। पहली बार वो अपनी फैमिली के साथ, और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और अपने प्लेट से एक पराठा लेकर उसके प्लेट में रखा। व्यानश ने सानवी को देखा तो सानवी ने खाने का इशारा किया। व्यानश एक बाइट लेने जा ही रहा था कि आदित्य ने कहा कि उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, उसे नहीं खाना मत खाए, मेरा एक वक्त का खाना बच जाएगा। और उन्होंने नैपकिन अपने कपड़े में फंसाया, पर उनकी बात सुनकर व्यानश का हाथ हवा में रह गया। उसकी आंखें गहरी हो गई। शालिनी के साथ सब उसे देखने लगे। व्यानश ने कसकर मुट्ठी बांध ली। उसने खाने को प्लेट में पटका और उठकर जाने लगा तो सानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। व्यानश ने आंखें बंद कर ली। उसने सानवी को पलट कर देखा तो सानवी ने नहीं में सर हिलाया और बोली, खाने को इस तरह बीच में छोड़कर नहीं जाते। पर व्यानश तो व्यानश ठहरा। वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने झटक कर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और वहां से चला गया। झटकने की वजह से सानवी का हाथ टेबल पर लगा और उसे तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने अपना दर्द पी लिया। व्यानश को जाता हुआ देखकर अर्जुन भी चला गया, फिर उसके पीछे कबीर भी। उनके जाने के बाद घर वाले उदास हो गए। दादी ने कहा, आदि बेटे, तुम खाते वक्त भी उससे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? वो पहली बार हमारे बीच आया था और तुम। वो बोल ही रही थी कि आदित्य ने कहा
इसमें मेरी क्या गलती मॉम? वियानश कोई बच्चा नहीं है। सबने निराशा में सर हिलाया और शालिनी उदास हो गई। 57 नोक-झोंक। शाम का वक्त। डाइनिंग टेबल पर हुए सुबह के इंसिडेंट के बाद वियानश का कोई पता नहीं था। सानवी इधर उधर घूम रही थी। उसने कहा, ओफो, हम उनके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो कुछ भी करे, कहीं भी रहे, हमें क्या? लेकिन जिस तरह पापाजी ने उनके साथ बिहेव किया वो नॉर्मल तो नहीं था। वो उनके साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहे थे? ऐसा क्या है इनके बीच की एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते? उसने इतना कहा ही था कि किसी ने दरवाजे पर किसी ने दस्तक देते हुए कहा, छोटी मैडम, आपको मैडम राय ज्यादा बुला रही हैं। सानवी ने सर हिलाया और कहा, हाँ, आप चलो हम आते हैं। मेड चली गई। सानवी ने अपने बिखेरे सामानों को समेटा और नीचे आ गई। उसने दादी कियारा, पंछी और शालिनी को देखा जो बैठकर बातें कर रहे थे। माँ, आपने हमें बुलाया? सानवी ने कहा तो सबने उसे देखा। पंछी उसके पास आए और उसके कंधों को पकड़कर बोली, हाँ भाभी, आप यहाँ बैठो, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसने सानवी को सोफे पर बिठाया तो शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, कल करवा चौथ की पूजा है न, इसलिए तो हमने सोचा तुम्हें सब बता दे। तुम्हारी ये पहली करवा चौथ है न, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। उद्धरण चिन्ह। ओ, सानवी ने अपने होठों को गोल कर लिया। शालिनी ने कहा, हम नियति के लिए सरगी भेज रहे हैं तो सोचा तुम्हें पूछ ले, क्या तुमने अपनी माँ से बात कर ली? क्या कहा है उन्होंने? सानवी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने कहा, जी नहीं, मम्मी ने तो हमें कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, हमारी बात कराओ उनसे। सानवी ने सर हिलाया। उसने नीलू को फोन मिलाया। हेलो मम्मी, माँ आपसे बात करना चाहती है, उसने कहा और शालिनी को फोन दिया। शालिनी ने कहा, नमस्ते बहन जी। उसने बात की और सानवी को फोन वापस करते हुए बोली, उन्होंने कहा वो बस भेज ही रही हैं। सानवी ने सर हिलाया। शालिनी सानवी को करवा चौथ के बारे में बताने लगी। ये शादीशुदा औरतों के लिए सबसे खास दिन होता है। हम ये फास्ट अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। हर साल हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। सानवी ने सर हिलाया, फिर हो आने मन में बोली, फास्ट, वो भी लंबी उम्र वियानेश जी की? नो नेवर, हम ये फास्ट कभी नहीं रखेंगे। उसने ऊपर देखा और बोली, भगवान जी हमें माफ कर देना। बातें करते करते हुए शालिनी ने सरगी तैयार कर ली। तभी वहाँ कबीर आ गया। हेलो लेडीज, क्या हो रहा है? वो उनके पास आ गया। पंछी ने कहा, कुछ नहीं भाई, आपके लिए मॉम ने लड़की देखी है, बस उसी के लिए शगुन लेकर जा रहे हैं। क्या? कबीर ने हैरानी से कहा। वो इतना हैरान था कि उसके हाथ से फोन छूट गया। वो शालिनी के पास आते हुए बोला, मॉम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मॉम, मैं अभी बच्चा है। आपके दिमाग में मेरी शादी का ख्याल आ भी कैसे सकता है? मॉम, माना नियति और वियानश भाई ने शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं आपको मेरी भी करवानी है। मैं बता रहा हूँ, मुझे अपनी पसंद की शादी करनी है। आप पंछी की शादी क्यों नहीं करवाते? उसने एक ही साथ में सब कुछ कह डाला। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। दादी उसे डांटते हुए बोली, बेवकूफ, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, ये तो पूजा की तैयारी हो रही है। कबीर ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, जैसे उसे अभी सांस आए हो। थैंक गॉड, इस पंछी की बच्ची ने तो डरा ही दिया था। कहते हुए उसने पंछी के बालों को पकड़ लिया। एक कुत्ते कहीं के, छोड़ मुझे। मम्मा देखो न, पंछी ने चिल्लाते हुए कहा। कबीर ने कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कबीर, छोड़ो उसे, शालिनी ने कहा तो कबीर ने उसे छोड़ दिया। पंछी अपने बाल और कपड़े ठीक करने लगी। कबीर ने कहा, अगली बार मुझे परेशान किया तो छोड़ूंगा नहीं। पंछी ने मुंह बनाया। तभी शालिनी ने कहा, कबीर इधर आ, ये सामान तुझे नियति के पास पहुंचाना है, जाओ इसे देकर आओ और आते वक्त सानवी की सरगी भी लेकर आना। उद्धरण चिन्ह। पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कबीर ने कहा तो शालिनी बोली, वियानश को बोलना तुझे जो चाहिए। अब जाओ। उसने एक थाल उसे दिया जिसमें कुछ सामान रखे थे। कबीर सानवी के पास आया और बोला, वैसे भाभी, आपको कुछ मैसेज तो नहीं देना न घर पर? बता दो। मैं उन्हें बता दूंगा। सानवी ने नहीं में सर हिलाया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। और वो जाने लगा। तभी आदित्य मिहिर से बात करते आ रहा था। मिहिर, मैंने तुम्हें आज जो समझाया था वो कल शाम तक हो जाना चाहिए। मुझे अर्जेंट किसी को भेजना है। मिहिर ने कहा, डोंट वरी डैड, मैं सब संभाल लूंगा। मिहिर ने कहा। तभी उसकी नज़र कबीर पर पड़ी। उसने कहा, कबीर तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब क्या है? कबीर ने कहा, भाई मैं नीलू के पास जा रहा हूँ, उसे ये सरगी देने। कल फास्ट है न उसका। नियति के बारे में सुनकर आदित्य कबीर को घूरने लगा।
उसे खुद को घूरते पाकर कबीर ने जल्दी से कहा, डैड, मॉम ने ये ले जाने के लिए कहा है। उसका पहला करवा चौथ है न। पर आदित्य ने उसकी बात पर कहा, जिसने मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। तुम्हें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप इसे रखो, कहीं जाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दूंगा एंड आई विल मेक श्योर तुम्हें कोई भी पैसे न दे। ये सुनकर कबीर ने हैरानी से अपने डैड को देखा। डैड, उसने कहा। आदित्य उसे इग्नोर करके सबके पास आ गया। शालिनी ने कहा, लेकिन आदित्य जी, वो हमारी बेटी है, आप ऐसे। वो बोल ही रही थी कि आदित्य ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना शालिनी, उसके घर कुछ नहीं जाएगा मतलब कुछ नहीं जाएगा। आए बात समझ में। उन्होंने शालिनी को घूर कर देखा। उसे गुस्से में देखकर कियारा और सानवी खड़े हो गए। वही पंछी उन्हें गुस्से में देखकर घबरा गई। शालिनी उसके पास आए और बोली, देखिए, वो हमारी बेटी है। नहीं है वो हमारी बेटी, नाक कटाया है उसने मेरा, आप जानती हो, और ये सब सिर्फ आपके उस बेटे की वजह से हुआ है। कहते हुए उन्होंने जोर की लात टेबल पर मारी। उन्हें ऐसे देखकर शालिनी डर गई। दादी ने उसे गुस्सा करते हुए देखा तो कहा, आदित्य, बिहेव योरसेल्फ। ये कोई तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का, अपनी मॉम से डांट खाने के बाद। आदित्य ने गुस्से से उन्हें देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। एक तो सुबह ही व्यानश की शक्ल देखकर उसका पूरा दिन खराब था और अब ये सब देखकर उसे और गुस्सा आ रहा था। उसके जाने के बाद शालिनी सुबकने लगी। उसने कहकर आंखें बंद कर ली। उसे ऐसे देखकर सानवी और कियारा उसके पास आ गए। माँ, वे दोनों ने शालिनी को संभालने लगे। सानवी ने कहा, माँ, आप फिक्र मत कीजिए, भाभी तक हम सरगी पहुंचा देंगे। शालिनी ने उसे देखा तो सानवी ने हाँ में सर हिलाया। शालिनी ने सर हिलाया। सानवी ने कबीर से कहा, कबीर तुम इसे ले आओ, अगर कोई पूछे तो कहना हमने भेजा है, नियति के भाभी ने। कबीर मुस्कुराया। कबीर जी कमरे में जा रहा था। उसने भी सानवी की बात सुनी और गुस्से से उसे देखने लगा। उसे पसंद नहीं था कोई उसकी बातों को नजरअंदाज करे। कुछ देर बाद शालिनी डिनर तैयार करके कमरे में आई। उसने आदित्य को देखा जो कि सोफे पर बैठा फोन में कुछ कर रहा था। उसने कहा, आप खाने पर क्यों नहीं आ रहे? हमें रघु को भेजा था आपको बुलाने के लिए, रघु उनका नौकर था। आदित्य ने कहा, मुझे भूख नहीं है। शालिनी उसके पास आए और उसके हाथ से फोन को छीनते हुए बोली, आप अपना गुस्सा खाने पर क्यों उतार रहे हैं? चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आदित्य ने उसकी बात नहीं सुनी। शालिनी ने गहरी सांस ली और उसके पास बैठते हुए बोली, देखिए, आपके बिना कोई खाना खाने से रहा। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, आप उन्हें इस उम्र में टेंशन क्यों देना चाहते हैं? कुछ देर कोशिश करने के बाद भी आदित्य नहीं माना। वो उदास होकर कमरे से बाहर आई। उसने डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी लोगों को देखा और नहीं है सर हिलाया। सबका मुंह उतर गया। दादी ने कहा, ठीक है, रहने दो उसे, तुम आकर खाना खाओ, जब उसे भूख लगेगी तो खुद ही आ जाएगा। शालिनी सबके पास आ गई। सब खाना खाने लगे लेकिन शालिनी की नज़र अभी भी कमरे पर ही थी। सानवी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं न, आप वो कीजिए जो हम कहते हैं। शालिनी ने सर हिलाया। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और एक दूसरे को मेहंदी लगाकर आराम करने कमरे में चले गए। सानवी अपने मेहंदी को फूंक मारते हुए कमरे में आ गई। उसने मेहंदी को देखा जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाई तो भी किसके लिए? उनके लिए जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। हाँ, उसने खुद का ही मजाक बनाते हुए कहा और फिर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसे कमरे का दरवाजा खुलता हुआ दिखा। वहां से व्यानश अंदर आया। व्यानश ने उसे देखा और उसके हाथ में मेहंदी देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसके पास आते हुए बोला, तुमने क्या किया है अपने हाथों के साथ? और उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। सानवी ने टेढ़ा समूह बनाया और बोली, दिखाई नहीं दे रहा मेहंदी लगी है। और लेकिन ये किस खुशी में लगी है? जहाँ तक मैं जानता हूँ लड़कियाँ मेहंदी सिर्फ अपनी शादी के दिन भी लगाती है। सानवी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, वो कल करवा चौथ है ना, इसलिए उन्होंने कहा हम आपके लिए फास्ट रखे, इसलिए मेहंदी लगवाई है। ये बहुत नई चीज है, क्या होता है इसमें? व्यानश ने क्यूरोस होते हुए पूछा तो सानवी आंखें गोल घुमाते हुए बोली, कुछ नहीं, इसमें बस अपने पति के लंबे उम्र की कामना करते हैं, फिर हमारी वजह से आप जैसे ही रक्षा लोगों की भी उम्र लंबी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर व्यानश के होठों पर तिरछी मुस्कान कर गई। उसे याद था किस तरह शालिनी हर साल आदित्य के लिए इसी तरह फास्ट रखती थी, लेकिन तब वो घर पर नहीं होता था। उसने कहा, ओ नाइस, लेकिन तुम तो चाहती हो कि मैं जल्दी ही मर जाऊं, तो फिर तुम ये फास्ट क्यों रख रही हो? मना कर देती माँ को।
सानवी ने इस तरह कहा, हाँ तो किसने कहा हम फास्ट रखने वाले हैं, ये तो बस माँ का हम दिल नहीं दुखाना चाहते थे इसलिए ये मेहंदी भी लगवा ली। उद्धरण चिन्ह कहते हुए उसने सानवी सोफे से उठकर दरवाजे के पास आ गई। वो इधर उधर देखने लगी तो व्यानश ने कहा, तुम बाहर क्या देख रही हो? सानवी ने कहा, हम वो मेड को देख रहे हैं। और वो क्यों? व्यानश ने हाथों को बांधते हुए कहा तो सानवी अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, अरे धीरे बोलिए, अगर किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने मेड को कल खाने के लिए कुछ मंगाया है, अब भूखे तो नहीं रह सकते न सारा दिन। उसकी बात सुनकर व्यानश के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, वो उसे गुस्से से घूरने लगा। कुछ ही देर बाद सानवी मेड सबसे छुपा कर बड़े से बास्केट में उसके लिए फ्रूट्स और स्नैक्स लेकर आ गई। सानवी ने उसे थैंक्स कहा और कमरे में आई। उसने व्यानश को देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था। सानवी सामान को दरवाजा के अंदर डालने लगी, क्योंकि वो इन सब में नहीं मानता था इसलिए व्यानश से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसने गुस्से से उसे देखा और कपड़े बदलने चला गया। 58 शरारत। कबीर सरगी लेकर श्याम जी के सोसाइटी पहुंचा। उसने सिक्योरिटी गार्ड से अग्रवाल हाउस के बारे में पूछा तो गार्ड ने उसे घर का नंबर बताया, लेकिन कबीर आगे जाने के बाद भूल गया। उसने कहा, शिट, अब फिर से मुझे वापस जाना होगा। लेकिन उसने देखा उसकी कार अब पीछे नहीं जा सकती थी, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा था। पीछे ले जाने वाला था कि उसे पीछे से एक लड़की साइकिल से आई हुई नजर आई। उसने कार से सर बाहर निकाला और उसे लड़की को रोकते हुए बोला, सुनो, एक हेल्प चाहिए। उसे लड़की ने उसे देखा और अपने काम से एयरफोन निकलते हुए बोली, यस, कुछ चाहिए आपको? पर उसने देखा ये तो कबीर है, लेकिन कबीर ने उसे नहीं पहचाना। कबीर ने कहा, हाँ, क्या तुम मुझे मिस्टर श्याम सिंह अग्रवाल के घर का पता बता सकती हो? उस लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो कहा, क्यों? आपको उनका पता क्यों जानना है? कबीर ने चिढ़ते हुए उसे देखा और कहा, मैं रिश्ता लेकर जा रहा हूँ उनके घर, उनकी छोटी बेटी के लिए। अब बताओ कहाँ रहते हैं मिस्टर अग्रवाल? उसकी बात सुनकर चंचल उसे हैरानी से देखने लगी। उसने अपने मन में कहा, ये लड़का कितना बदतमीज है। उसने अपने दोनों हाथों को बांध लिया और बोली, वो उनका घर इस सोसाइटी से दूसरी तरफ है, आप गलत जगह आ गए हैं। और उसने ईयरफोन लगाया और साइकिल लेकर आगे जाने लगी। कितने तेज आवाज दिखाओ, थैंक यू छोटी बच्ची कर पीछे रिवर्स किया और वहां से दूसरी तरफ चला गया। इधर नियति नीलू बड़ी माँ के साथ रात के खाने के साथ साथ सानवी के लिए सरगी तैयार कर रही थी। कल रात ही देहरादून से सभी लोग करवा चौथ के लिए दिल्ली आए थे, क्योंकि श्याम और नीलू जा नहीं पाए। वे सब हर साल एक ही जगह करवा चौथ सेलिब्रेट करते थे। तभी चंचल अपने ट्यूशन से दनदनाते हुए आई। उसने फ्रिज से पानी का बोतल लिया और जल्दी जल्दी पीने लगी। तभी नियति ने उसे ऐसे देखा तो कहा, बुढ़िया आराम से पानी पियो, क्या हो गया, इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हो? आज किससे लड़ाई हो गई? चंचल ने कहा, कुछ नहीं भाभी, आपका भाई मिल गया था रास्ते में, पापा का पता पूछ रहा था, कह रहा था उसकी छोटी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ रहा हूँ, फिर मैंने उसे गलत एड्रेस बता दिया। ढूंढता रहेगा अब इस घर का पता। जी हाँ, वो लड़की चंचल ही थी जिसके कबीर ने पता पूछा था। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। बड़ी माँ ने उसके सर पर मरते हुए कहा, पागल लड़की, तुमने ये क्या किया? वो नियति के लिए सरगी लेकर आ रहा था। चंचल अपने सर को सहलाते हुए बोली, लेकिन बड़ी माँ, उसने तो। चुप, एकदम चुप, खामखा तूने उस बेचारे को परेशान किया। नीलू ने कहा। फिर नियति से बोली, बेटा जरा उसे फोन करके बता दे। नियति से सर हिलाया। उसने कबीर को फोन मिलाया और अपने अपार्टमेंट का नंबर बताया। तभी नीलू ने कहा, नियति, कार्तिक आ गया क्या? कितना टाइम और लगेगा उसे? नियति ने वेजिटेबल काटते हुए बोली, मम्मी, वो नहीं आया है। बड़ी माँ ने कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। उसने इतना कहा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर नियति ने कहा, लगता है वो आ गया, मैं देखती हूँ। और वो दरवाजा खोलना चली गई। नीलू ने कहा, भाभी, वैसे नियति ने बहुत अच्छे से संभाला है सब कुछ। बड़ी माँ ने कहा, हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है। वो कह रही थी कुछ दिनों बाद वो दिल्ली आकर रहेगी, उसे अपना काम कंटिन्यू करना है। नीलू ने सर हिलाया। तभी उन्हें नियति के चिल्लाने की आवाज आई, कबीर। सब ने एक दूसरे को देखा और बाहर आ गए। इधर नियति इन्हें दरवाजा खोला तो उसे कबीर दरवाजे पर नजर आया। वो उसके गले लगाते हुए जोर से चिल्लाई, कबीर। तभी उसे उठाकर अंदर ले आया। आ मोटी, छोड़ मेरा गला, मैं मर जाऊंगा। नियति अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कुत्ते, तूने मुझे मोटी कहा? नियति ने अपने कमर पर दोनों हाथ को रखा और मुंह फुलाते हुए बोली। तो कबीर उसके गाल खींचते हुए बोला, नहीं, तुझे कहाँ कह रहा हूँ, तू तो गोल मटोल सी मेरी पांडा है।
नियति ने मुंह बनाया। तभी वहां पर सभी लोग आ गए। कभी नहीं सबको ग्रीट किया। तभी वहां पर चंचल आ गई। उसने कबीर को देखकर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन कबीर उसे वहां देखकर हैरान जरूर हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा और नियति को छोड़कर उसके पास आ गया। चंचल ने अपने हाथों को बांध लिया और उसे देखते हुए बोली, क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ये मेरा घर है और आप जिसके लिए रिश्ता लेकर आए हैं वो मैं हूँ। और वो कबीर को घूरने लगी। कबीर फिर हैरान हो गया। उसने नियति को देखा तो नियति ने हाँ में सर हिलाया। कबीर उसे आज तक नहीं मिला था, इसलिए वो चंचल को पहचान नहीं पाया। उसे याद आया उसने कुछ देर पहले उससे क्या कहा था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे नहीं पता था सानवी की बहन इतनी छोटी होगी। वही कबीर की हालत देखकर सब अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। नियति ने कबीर को बैठने के लिए कहा। नीलू, बड़ी माँ और चंचल उसके पास बैठ गए और नियति उसके लिए उसका फेवरेट कॉफी बनाने चली गई। पूरे घर को देखा और बोला, वैसे अंकल दिखाई नहीं दे रहे। नीलू ने कहा, हाँ वो चंचल के बड़े पापा के साथ बाहर गए हैं सामान लेने। कबीर ने सर हिलाया। वे लोग बातें करने लगे और तब तक नहीं आती उसके लिए काफी बनाकर ले आए। वो लोग बातें करने लगे। नियति ने कहा, कबीर डैड कैसे हैं? क्या उन्हें पता है तुम मुझसे मिलने आए हो? क्या उन्होंने रोक नहीं तुम्हें आने से? कबीर ने गहरी सांस ली और बोला, नीलू बताओ तो डैड तुमसे बहुत नाराज है, उन्होंने मुझे यहाँ आने से भी रोका। लेकिन विधि भाभी ने कहा कि मैं तुझे तुम्हारे पास भेज दूं। और उसने सब कुछ बताया जो कि आदित्य ने कहा था। नियति ने गहरी सांस ली और बोली, कोई बात नहीं, अगले सप्ताह से मैं कंपनी वापस ज्वाइन करने वाली हूँ तो डैड से बात करूंगी। कबीर ने सर हिलाया। तब तक नीलू सानवी की सरगी ले आए। कबीर नियति को सब ठीक होने का कहकर चला गया। इधर सानवी घोड़े हाथी सब बेंच कर सो रही थी। उसे जरा सभी आइडिया नहीं था कि उसकी वजह से वियानिश की नींद खराब हो रही है। वियानिश बेड के कोने पर बैठकर उसे देख रहा था। सानवी के हाथों की मेहंदी सूख गई थी। वो अपने हाथों को फैलाए बेड पर फैली सो रही थी। वियानिश ने अपने मन में कहा, आज इस लड़की को हुआ क्या है? कभी इसे इतना अजीब तरह से सोते नहीं देखा। उसने अपने माथे को उंगली से रगड़ और फिर उसके ऊपर आने को था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वियानिश नहीं चिढ़ते हुए दरवाजे को देखा, पर उसके घूरने से दरवाजे पर दस्तक होना बंद तो नहीं हो सकता था। कुछ देर तक दरवाजे की दस्तक में उसके कान में दम कर दी। वो बेड से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलना आ गया। उसने देखा शालिनी उसके सामने खड़ी है। माँ, आज आप इतनी रात यहाँ क्या कर रही हैं? तुमने उससे देखते हुए पूछा तो शालिनी बोली, हम सानवी को जगाने आए थे, उसकी सरगी का वक्त हो गया है। क्या तुम उसे तैयार होकर नीचे भेज दोगे? इसके बाद उसे पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना है। उनकी बात सुनकर वियानिश को याद आया कि कैसे सानवी ने पूरे कमरे भर खाने की चीज छुपा रखी है ताकि उसे कल फास्ट रखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी वियानिश ने गहरी सांस ली और हाँ में सर हिलाया। शालिनी कियारा को जगाने के लिए जा रही थी कि उसे कुछ याद आया। उसने वियानिश से कहा, हो सके तो कल उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, वो कल तुम्हारे लिए फास्ट रखने वाली है। वियानिश ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं उसके साथ कभी बुरा बिहेव नहीं करता, वो खुद मुझे उकसाती है। अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। उसने कहा, और हाँ एक बात और, कल उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर आ जाना, वो खुश हो जाएगी। वियानिश ने सर हिलाया। शालिनी कियारा को जगाने के लिए चली गई। वियानिश ने दरवाजा बंद किया और सानवी के पास आया। उसने अपनी कमर में हाथ रखा और उसे देखने लगा। सानवी नींद में बड़बड़ा रही थी, हम फास्ट कभी नहीं रखेंगे, उसे रक्षा वियानिश सिंह रायजादा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हम खुद मर जाएंगे लेकिन उनकी उम्र लंबी होने नहीं देंगे। वियानिश ने उसे आंखें छोटी करके देखा, तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। उसने फ्लावर वास से एक गुलाब का फूल लिया और सानवी के पास लेट गया। वो कुछ सानवी के चेहरे को देखने लगा और फिर गुलाब के फूल को सानवी के चेहरे पर हल्के हल्के फेरने लगा। उसने उसके गाल पर उसे फेर तो सानवी ने नींद में ही अपने गाल पर एक थप्पड़ मारा। उसे लगा मच्छर है। ये देखकर वियानिश ने अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया। उसने उसके होठों पर गुलाब के फूल को फेरा तो सानवी ने उसे वाइप किया। वो बहुत क्यूट लग रही थी। वियानिश उसे सब छोड़कर देखने लगा। अचानक से उसका उसे किस करने का मन हुआ। वो उसके होठों पर झुका। उसकी गर्म सांसें सानवी के चेहरे पर गुदगुदी कर रही थी। उसने अपने गाल को खुजलाया, तभी उसकी आंख खुल गई। उसने वियानिश को अपने बहुत करीब देखा तो जोर से चिल्लाई, ए, और उसे जोर से लात मारी। अब चिल्लाने की बड़ी वियानिश की थी। अपने पैरों के बीच वाले हिस्से को पकड़ लिया और बैग पर गिर गया। अब तुम पागल हो।
सानवी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सानवी ने उसे सीधा बिठाया और बोली, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। किसने कहा था आपको हमारे ऊपर भूत की तरह चढ़ने के लिए? अब लग गई ना? बहुत दर्द हो रहा है क्या? व्यानश ने कहा, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दर्द भला क्यों होगा? सानवी ने धीरे से कहा, फिर तो और जोर से मारना चाहिए था। व्यानश ने उसे सुन लिया और बोला, क्या कहा? सानवी अपने होश में आई। उसने कहा, कुछ नहीं, दिखाया आपको कहाँ लगी है। व्यानश ने अपने पेट की तरफ इशारा किया और बोला, यहाँ लगी है क्या? तुम मेरे बच्चों को अभी मारना चाहती हो? सानवी ने हैरानी से उसे देखा। बच्चे? लात मारने से बच्चों का क्या कनेक्शन? व्यानश ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचते हुए बोला, कैसी डॉक्टर हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता मेरी चीज के साथ बच्चों को क्या कनेक्शन है? उसकी बात को समझते हुए उसके गाल लाल हो गए। उसने व्यानश के सर पर मारा और बोली, सच शेमलेस यू आर। व्यानश ने उसे छोड़ दिया। सानवी उठकर चली गई। व्यानश उसे डेविल स्माइल के साथ देखते हुए बोला, आज रात दिखाता हूँ मैं कितना शेमलेस का असली मतलब क्या होता है। चैप्टर 59 सानवी का फास्ट। सर्गी के लिए कियारा नीचे आई तो दिखाओ सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद है। सानवी भी तैयार होकर आ गई। उसने नीले रंग का सूट पहना था। शालिनी ने उसे देखा तो कहा, बेटी तुमने साड़ी नहीं पहनी, हमने भेजा तो था तुम्हारे लिए। सानवी ने अपने होठों को गोल घुमा लिया और हिचकिचाते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हमें साड़ी पहनना नहीं आता। कियारा और शालिनी हैरान हो गए। शालिनी ने उसके सर पर थपकी दी और कहा, तो पहले बताना चाहिए था ना, हम आ जाते तुम्हारी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, शाम को पूजा के वक्त पहन लेना, ठीक है? सानवी ने सर हिलाया। शालिनी ने अपनी बहू को सरगी दी। पंछी भी आज सुबह सुबह उठकर आ गई थी। वही दादी और दादाजी भी आ गए। दादी हर साल दादाजी के लिए फास्ट लगती थी, तो इस बार वो पीछे कैसे रह सकती थी। उन्हें सरगी खाता देखकर सानवी ने कहा, दादी, क्या आप भी दादू के लिए फास्ट रख रही हैं? दादाजी ने उसके सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी दादी की नहीं, तुम्हारे दादू भी तुम्हारी दादी के लिए फास्ट रख रहे हैं। सानवी ये देखकर थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह दैट्स ग्रेट दादाजी। सपना 5 बजे से पहले सरगी खत्म कर ली। सानवी और 11 बर्तनों को साफ करके किचन में अरेंज कर रहे थे। सानवी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे सच में यह फास्ट रखना चाहिए या नहीं। वह अपनी सोच में गम थी कि कियारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सानवी तुम किसको सच में खोई हुई हो? सानवी होश में आई। उसने कहा, कोई बात नहीं है भाभी। कियारा ने कहा, क्या तुम आज मेरे साथ बाहर चलोगी? मुझे मार्केट में कुछ काम है। सानवी ने कर हिलाते हुए कहा, ओके हम चलेंगे आपके साथ। तभी वहां पर पंछी आते हुए बोली, कहाँ जाने की बातें हो रही है भाई, कोई मुझे भी अपने साथ ले चलो। और वो काउंटर पर बैठ गई। सानवी उसे हाँ कहने वाली थी कि तभी कियारा ने कहा, नहीं पंछी तुम हमारे साथ आकर क्या करोगी? तुम मॉम के पास रहो। हम लोग पास के मार्केट ही तो जा रहे हैं। सानवी चुप होकर कियारा को देखने लगी। पंछी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं आ रही। साफ साफ कहना आप मुझे लेकर नहीं जाएंगी। हाँ। और वो चली गई। उसके जाने के बाद सानवी कियारा को देखने लगी। कियारा कभी कभी उसे बहुत अजीब लगती थी। वे दोनों घर के जेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने काम खत्म किया। अब तक सुबह के 6 बज गए थे। व्यानश एस यूजुअल बिना कुछ खाए कमरे में ही पड़ा रहा, क्योंकि आज वीकेंड था और ऑफिस में ज्यादा काम भी नहीं था। वहीं आदित्य और मिहिर नाश्ता करके काम पर चले गए। अब तक सुबह के 10 बज रहे थे। सानवी कमरे में आ गई। उसने व्यानश को देखा जो काम पर जाने के लिए तैयार था। बुआ कर बेड पर बैठ गई और अपने दुपट्टे का पंखा बनाकर अपने चेहरे के सामने हिलने लगी। ओफो, हम तो अभी से ही थक गए, न जाने ये पूरा दिन कैसे निकलेगा। उसने व्यानश को अपनी आंखों के कोने से देखा। व्यानश ने उसे देखा और बोला, तुम्हें थकावट कैसे लग सकती है, तुम तो फास्ट नहीं रख रही ना। उसकी बात पर सानवी ने अपने चेहरे पर सरप्राइज के भाव लाते हुए कहा, ओह हम तो भूल ही गए थे, अच्छा हुआ आपने हमें याद दिला दिया। आप कितने अच्छे हैं व्यानश जी। व्यानश ने चिढ़ते हुए उसे देखा। वो तेज कदमों से उसके पास आया और उसके बाजू को पकड़ के खींचकर उसे खड़ा किया और बोला, नाउ इनफ, नाउ गिव मी अ किस सो आई कैन लीव फॉर द ऑफिस। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। उसने हकलाते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? और वह नर्वस हो गई। उसे ऐसे देखकर व्यानश के होठों पर तेरी मुस्कान सानवी के गाल को पकड़ा और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए पकड़ा। क्या हुआ, तुम तो फास्ट नहीं होना तो मुझे किस देना, तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सानवी ने अपनी लार निगल ली। व्यानश उसके चेहरे को देख रहा था।
सानवी के चेहरे पर उसके क्लोजनेस की वजह से पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। व्यानश के लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल होता था जब भी सानवी उसके पास होती थी। वो अभी उसे किस करने जा रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजाने लगा। व्यानश ने पहले उसे इग्नोर किया, लेकिन फ़ोन बार बार बजाने की वजह से उसके चेहरे पर इरिटेशन के भाव आ गए। उसने चिढ़ते हुए फ़ोन को देखा जहां पर अर्जुन का फ़ोन आया था। उसने फ़ोन उठा लिया और रूडली बोला, आई स्वेयर अर्जुन, तुम्हारे पास कॉल करने का वैलिड रीजन होना चाहिए, नहीं तो फ़ोन में घुसकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सामने से अर्जुन ने कुछ कहा तो व्यानश की भौहें सिकुड़ गई। उसने कहा, हम उस बास्टर्ड का वीडियो भेजो। अर्जुन ने उसे एक वीडियो भेजा। सानवी उसके पास खड़ी थी इसलिए वो वीडियो अच्छे से देख पा रही थी। वहां पर एक आदमी के चेहरे पर काले रंग का कपड़ा बांध था और वो मदद के लिए झटपटा रहा था। ये देखकर सानवी हैरान हो गई। व्यानश ने अर्जुन ने कहा, हम ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तब तक उसे पकड़ कर रखो। सानवी हैरान के साथ अब डर गई। उसने अपनी लार निगल ली और खुद से कहा, क्या ये किसी की जान लेने वाले हैं? ये आदमी कभी बदल नहीं सकता था, हमें कुछ करना होगा। व्यानश ने सानवी को देखा और उसके सर को पकड़कर उसे अपने पास खींच के उसके माथे पर किस किया। मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, उसने कहा और जाने लगा तो उसे सानवी की आवाज़ आई, व्यानश जी। व्यानश पीछे मुड़िया। उसने देखा सानवी ने अपना सर पकड़ रखा है और वह बस बेहोश ही होने वाली है। सानवी, उसने सानवी को पकड़ लिया। सानवी की आंखें आधी बंद हो रही थी। व्यानश ने ही उसे गोद में उठाया और बैग पर लिटाया। सानवी ने अपना सर पकड़ रखा था। व्यानश ने उसके चेहरे को हाथ लगाया। आर यू ओके? उसने फिक्र के साथ पूछा। सानवी ने सर हिलाया। व्यानश ने टेबल से जूस का ग्लास लेकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया तो सानवी ने ग्लास पर हाथ रखा। व्यानश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। सानवी ने धीरे से कहा, हम ये नहीं पी सकते। व्यानश ने पूछा, पर क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पियो इसे, ठीक लगेगा। पर वह कहीं ना कहीं जाता था, उसका रीजन क्या है? सानवी ने जल्दी से कहा, हमारा व्रत है, हम शाम तक कुछ भी खा पी नहीं सकते। और वह दूसरी तरफ देखने लगी। उसने फैसला तो कर लिया था कि वह फास्ट नहीं रखेगी, लेकिन वह इन रीति रिवाज का इस तरह मजाक भी नहीं बनाना चाहती थी। उसे ऐसे देखकर व्यानश के होंठ अंदर की तरफ मुड़ गए और वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें कोई फास्ट नहीं रखती, तुम नहीं चाहती थी तुम्हारी वजह से मेरी उम्र लंबी हो। और वह सानवी को सॉफ्ट आंखों से देखने लगा। सानवी ने उसे देखा और हाथ बांधते हुए बोली, हम नहीं रखना चाहते आपके लिए फास्ट, लेकिन हम माँ के विश्वास का मजाक नहीं बनना चाहते। व्यानश ने कहा, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है। सानवी बोली, हम मैनेज कर लेंगे। व्यानश ने आंखों को गोल घुमाया और बोला, कम ऑन लिटिल रैबिट, ये तुम भी जानती हो कि यह सिर्फ एक दिखावा है। अगर इस तरह खुद को तकलीफ देकर किसी और के लिए दुआ मांगने से सब कुछ मिल जाता हो तो ये दुनिया आज अमीरों की होती और ना किसी को कोई परेशानी होती। और उसने उसके मुंह को पकड़कर ग्लास उसके मुंह से लगाया। लेकिन सानवी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, व्यानश जी प्लीज, अगर आप नहीं मानते इन चीजों में तो कम से कम हमारे विश्वास कर दो, मजाक मत बनाइए। व्यानश ने गुस्से से ग्लास को टेबल पर रखा और बोला, ठीक है फिर, पड़ी रहो इस तरह, देखता हूँ कब तक खुद को भूखा प्यासा रखकर मेरी उम्र बढ़ाती हो। कहते हुए वो जाने लगा तो सानवी बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? व्यानश ने कुछ नहीं कहा, वो कमरे से बाहर चला गया। सानवी ने कहा, भगवान जी अब हम क्या करें, ये तो चले गई। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर कबीर को फ़ोन मिलाया। जल्दी ही कबीर ने फ़ोन उठा लिया। उसने जल्दी से कहा, कबीर, अपने भाई को जाने से रोको अभी, हमें नहीं पता तुम क्या करोगे, पर जल्दी करो। कबीर ने सामने से कुछ कहा तो सानवी ने सबसे बड़ा कार्ड खेला, उद्धरण चिन्ह। देखो हमारा व्रत है, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा भाई हमें छोड़कर जाए? नहीं न, इसलिए जल्दी रोको प्लीज। उसने फोन रख दिया। कुछ देर बाद व्यानश दनदनाते हुए कमरे में आता हुआ नजर आया। उसने कोट को जोर से पटका और अपने बाजुओं को फोल्ड करके सोफे पर बैठ गया। उसे ऐसे देखकर सानवी ने पूछा, क्या हुआ, आप गए नहीं? व्यानश ने उसे देखा और कहा, वो कार में बॉम्ब डिटेक्ट की गई है, इसलिए चेकिंग हो रही है। और उसने गहरी सांस ली और लैपटॉप ओपन किया। सानवी ने सर हिलाया और बाहर की तरफ देखा जहां पर कबीर खड़ा था और उसे अंगूठा दिखा रहा था। सानवी ने उसे आंखों से थैंक्स कहा। तभी कबीर अंदर आ गया। उसने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए कहा, भाई एक गड़बड़ हो गई। एक्चुअली सभी कार्स में बॉम्ब प्लान किया गया है, उन्हें हटाने में टाइम लग सकता है। आप आज बाहर नहीं जाएं तो अच्छा होगा,
व्यानश ने घूरकर उसे देखा और कहा, उसका पता लगाओ जिसने ये सब किया है। इन सारी बॉम्ब्स को उसके ऊपर लपेटकर उसे नहीं उड़ाया तो मेरा नाम व्यानश सिंह रायजादा नहीं। उसकी बात सुनकर कबीर ने सानवी को देखा और सानवी उसे, दोनों ने एक साथ लार निगल ली। क्या होगा अगर उसे पता चलेगा उन दोनों ने व्यानश को बेवकूफ़ बनाया है। कबीर ने कहा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, तब तक आप भाभी का ख्याल रखें, और वो चला गया। व्यानश ने सानवी को देखा और काम करने लग गया, और सानवी उसे देखने लगी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। व्यानश और सानवी ने उस तरफ देखा। वहां पर कियारा खड़ी थी। कियारा ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने व्यानश को देखा। उसे देखकर व्यानश के चेहरे के भाव बदल गए थे। Just 60 I will claim you for the night। कियारा को दरवाजे पर देखकर व्यानश ने कहा, नहीं, आपका जो भी काम है आप वहीं से बता सकती हैं। कियारा भाभी, आपके कमरे में आने की जरूरत नहीं है। उसकी रखी बात सुनकर कियारा के दिल में दर्द सा हुआ। कियारा ने सानवी को देखा और कहा, वो मैं और सानवी बाहर जाने वाले थे, इसलिए मैं उसे देखने आई हूँ। सानवी ने उसकी बात सुनी तो उसे याद आया वह दोनों आज मार्केट जाने वाले थे। बेड से उठने को थी कि व्यानश ने कहा, सानवी कहीं नहीं जाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको जो भी काम है आप खुद से कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर सानवी रुक गई। वही कि यार उसे सॉफ्ट आंखों से देखने लगी। उसकी आंखों में नमी थी। व्यानश उसके साथ इतना बुरा बिहेव कैसे कर सकता था। सानवी ने कहा, भाभी आप 2 मिनट रुकी है, हम आते हैं। और वह अपना दुपट्टा संभालते हुए बैग लेकर जाने लगी तो व्यानश सोफे से उठते हुए बोला, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, तुम कहीं नहीं जा रही हो। और उसने आकर कियारा से कहा, और तुम जाओ यहाँ से, मेरी बीवी ने मेरे लिए व्रत रखा है, मैं नहीं चाहता उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए। और उसने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद किया। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। व्यानश ने सानवी का हाथ पकड़ा और उसे बैग पर लाकर बिठाया। तुम अब कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं जाओगी, उसने स्ट्रिक्टली कहा तो सानवी ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर इसी तरह बीत गया, लेकिन बाहर से कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ सानवी की भूख भी बढ़ते जा रही थी और उसे सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। इसी तरह शाम के 5 बज गए। रायजादा पैलेस में मेहमानों का आना लग गया। हर साल कुछ आसपास के महिलाएं घर पर करवा चौथ सेलिब्रेट करने आया करती थी। सानवी को अब जोर की भूख और प्यास लगना शुरू हो गया था। वो बेड से उठकर उधर उधर घूम रही थी। वो कभी व्यानश को देखती तो कभी घड़ी को देखकर खुद से बातें करती। व्यानश भी उसे काम करते हुए बीच बीच में आंखों के कोने से देख रहा था। उसे इंतजार था कि कब सानवी हार मान ले, लेकिन सानवी भी तो थी ही उसके जैसे ही जिद्दी। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। व्यानश ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, कम इन। उसके बुलाने से शालिनी ने दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसके हाथ में थाल थी जिसमें सानवी के लिए कपड़े और सामान थे। सानवी जो कि आधे नींद में पहुंच चुकी थी, वह शालिनी को देखकर एक्टिव हो गई। शालिनी ने सानवी को देखा और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा हमें पता है तुम्हें भूख लग रही है, लेकिन बस कुछ ही देर की बात है। ये तुम्हारे लिए अभी पहनने के लिए कपड़े हैं और कुछ ज्वेलरी है, तुम तैयार होकर नीचे आ जाना। और उन्होंने सामान को टेबल पर रखा। सानवी ने सर हिलाया तो शालिनी व्यानश को देखते हुए बोली, और व्यानश तुम भी बिना किसी नखरे के नीचे के साथ आ जाना, तुम्हारे बिना इसकी पूजा अधूरी है। व्यानश ने इंटरेस्ट न दिखाते हुए कहा, ओके मैं जाऊंगा। लेकिन सच कहे तो वही सबसे ज्यादा एक्साइटेड था सानवी का फास्ट तोड़ने के लिए। सानवी सामान लेकर चेंजिंग रूम में आ गई। कुछ देर बाद उसने व्यानश को चेंजिंग रूम से सर निकाल कर देख रही जो सोफे पर बैठकर किसी से बात कर रहा था। उसने कहा, महादेव क्या हमें इनसे मदद लेनी चाहिए? फिर उसने अपना सर हिलाया और खुद से बोली, हम मर जाएंगे लेकिन उनसे कभी मदद नहीं लेंगे। उसने मुंह बनाया और फिर से बोली, लेकिन हम इसी तरह तो बाहर नहीं जा सकते ना। उसने अपने आप को देखा। वह ब्लाउज और पेटीकोट में लिपटी हुई थी और साड़ी उसके बदन पर न होकर फर्श पर फैली हुई थी। उसने अपने मन को मना किया और गहरी सांस ली। उसने हार मानकर उससे मदद लेने का फैसला किया। वो उसके पास आए और खड़ी हो गई। वो कुछ देर उसे देखती रही तो व्यानश ने खुद ही कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अभी तो तुम्हें जाने की जल्दी थी। सानवी ने उसे देखा और कहा, सुनिए, क्या किसी को बुलाएंगे हमारी मदद के लिए? हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। व्यानश ने सर उठाकर उसे देखा तो उसकी नज़र उस पर टिक गई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, कहा, क्या मदद चाहिए? मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। सानवी उसे देखने लगा। उसने अपने होठों को दांतों में दबा लिया। वो हमें साड़ी पहनना नहीं आता। प्लीज हेल्प मी।
माँ ने कहा है इसे ही पहनना है। और उसने दूसरी तरफ देखा क्योंकि उसके गाल जलने लगे थे। व्यानश कुछ देर उसे देखा रहा, फिर बोला, अगर उतारने में भी मदद चाहिए तो बोलो, मैं तैयार हूँ। और वो उसे डेविल स्माइल के साथ देखने लगा। उसकी बेशर्मी भरी बात सुनकर सानवी ने उसे घूर कर देखा। उसने सर हिलाते हुए कहा, हाउ डिस्गस्टिंग। वो जाने लगी तो व्यानश ने कहा, अच्छा रुको, मैं करता हूँ, यहाँ आओ। नो थैंक्स, हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। और वो जाने लगी तो उसका पर साड़ी में अटक गया। वो गिरने को थी कि व्यानश ने पीछे से पकड़ लिया। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती न। उसने उसे सीधा खड़ा किया। उसने कहा, मैं करता हूँ, रुको। जो लैपटॉप के पास आया और उसमें कुछ करने लगा। विधि उसे साइड से झांकने लगी। उसने देखा व्यानश यूट्यूब में कुछ सर्च कर रहा है, अपनी बीवी को साड़ी कैसे पहनाए। सानवी ने ये देखा तो हैरान हो गई। व्यानश ने एक वीडियो प्ले किया जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को साड़ी पहना रहा था। वो उसके सामने खड़ा हो गया। चलो करते हैं। उसने सानवी के हाथ से उसकी साड़ी ले ली और उसे स्टेप टू स्टेप पहनाने की कोशिश करने लगा। उसने साड़ी का एक किनारा उसकी कमर में टक की और फिर उसे लपेटने के लिए उसके गोल घूमने लगा। उसके साथ ही सानवी भी घूमने लगी। व्यानश ने चिढ़ते हुए उसे देखा और बोला, तुम एक जगह खड़ी रहो न, मैं कर रहा हूँ। सानवी ने सर हिलाया और खड़ी हो गई। व्यानश ने कुछ ही देर में उसे साड़ी पहनाया। अब बारी थी उसके प्लेट बनाने की। व्यानश को समझ नहीं आ रहा था वो इसे कैसे करे। उसने कहा, ये हो गया है, बाकी का ये तुम करो। सानवी उसे करने की कोशिश करने लगी लेकिन उससे नहीं हो रहा था। उसने पपी फेस के साथ व्यानश को देखा। सानवी व्यानश ने कहा, रुको, मैं करता हूँ, और उसने उसे पीछे से हक कर लिया। उसका चीन सानवी के कंधे पर था। उसने उसके हाथ से साड़ी ली और उसका प्लेट बनाने लगा। उसने कहा, पता नहीं तुम लड़कियों को इतना वियर्ड चीज़ों पसंद क्यों होती है, कब करना ही नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। सानवी मुंह बनाकर उसे मिरर में देखने लगी। व्यानश ने उसकी नज़रों को इग्नोर किया और अपने काम में फोकस होने की कोशिश करने लगा। जब व्यानश ने उसके प्लेट बनाए और उसे कमर में टक किया, उसकी उंगलियों ने जब सानवी के पेट को छुआ हो तो सानवी ने आंखें बंद कर ली। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे और उसका दिल भाग मिल्खा भाग हो गया। व्यानश ने अपना काम किया और उसे उसी तरह हक किए हुए ही देखने लगा। सानवी के बाल खुले थे। उसके मांग में सिंदूर था। उसकी गर्दन पर उसके नाम का मंगलसूत्र। उसने कहा, डैम ब्यूटीफुल, क्या तुम जानती हो तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। Sometimes I feel that I am the luckiest person in this world to have you. और उसने सानवी के कानों पर किस किया। उसके एहसासों से सानवी ने आंखें बंद कर ली और सर को पीछे करते हुए सर उसके सीने पर टिकाया। व्यानश उसकी गर्दन पर लाइटली किस करने लगा। सानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। व्यानश ने उसे ऐसे देखा तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान तैर है। उसने धीरे से उसके कान में झुका, लिसन, टुडे वी विल सेलिब्रेट आवर सुहागरात। टुडे आई वॉन्ट टू क्लेम यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। उसकी बात सुनकर सानवी ने जल्दी से आंखें खोली। उसने व्यानश को देखा जो उसे देख रहा था। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए उसकी धड़कन धड़कना बंद हो गया था। उसने व्यानश के हाथों को अपने कमर से हटाया और पीछे हटते हुए बोली, आई थिंक चांद निकल आया है, हमें जाना चाहिए। और वो जाने लगी तो व्यानश ने उसका हाथ पकड़कर झटके से अपने पास खींचा। सानवी उसके सीने से आकर टकरा गई। उसने व्यानश को देखा, लेकिन मेरा चांद तो यहाँ है, मेरी बाहों में, व्यानश ने कहा तो सानवी के गाल लाल हो गए। व्यानश ने उसके माथे पर किस किया जिसके जवाब में सानवी की आंखें बंद हो गई। व्यानश की बड़ी सी हथेली ने सानवी के गाल को पकड़ लिया। वो उसे देखने लगा और सानवी भी उसकी आंखों में खोने लगी। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। व्यानश सानवी से दूर हो गया। तभी बाहर खड़ी मेड ने कहा, सर आप दोनों को मैडम बुला रही हैं। व्यानश ने सानवी को देखा और कहा, बस 10 मिनट। मेड चली गई। उसके जाने के बाद व्यानश ने सानवी के कानों में ईयरिंग पहनाए और फिर एक छोटा सा नेकलेस भी। सानवी उसे देख रही थी। व्यानश ने कहा, नाउ यू लुक परफेक्ट। सानवी के गाल तो पहले ही लाल थे, अब फिर से लाल होने लगे। व्यानश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। सानवी ने सर हिलाया और जाने लगी, लेकिन प्यास की वजह से उसका सर घूमने लगा। व्यानश ने ये देखा तो उसे गोद में उठा लिया। सानवी हैरान हो गई। उसने उसके कंधों को पकड़ लिया। व्यानश जी आप ये क्या कर रहे हैं, हमें नीचे उतरिए, हम ठीक हैं। उद्धरण चिन्ह। व्यानश ने कहा, शट अप, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। वह उसे लेकर नीचे आ गया जहां पर घर के सभी लोग मौजूद थे और कुछ मेहमान भी नजर आ रहे थे।
वे दोनों नीचे आए तो सबकी नज़र दोनों पर टिक गई। एक महिला ने दोनों को देखते हुए कहा, अरे वह मैडम रायजादा, आपकी बहू तो बहुत किस्मत वाली है, देखिए आपका बेटा खुद उसे लेकर आ रहा है, देखो तो साथ में दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनकी बात सुनकर शालिनी मुस्कुराई। व्यानश ने सानवी को शालिनी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सानवी का तो किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। शालिनी ने दोनों को देखते हुए कहा, क्या हुआ सानवी, तुम ठीक हो ना? सानवी ने सर हिलाया। व्यानश ने स्ट्रिक्ट फेस के साथ कहा, माँ आपको जो भी करनी है जल्दी कीजिए, मैं मेरी बीवी को ज्यादा देर भूखा नहीं देख सकता। उसने सानवी को देखा जो थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। शालिनी को बहुत अच्छा लग रहा था व्यानश को सानवी की इस तरह करते देखकर। उसने कहा, हाँ बस कुछ ही देर और, चांद निकल आए फिर हम पूजा शुरू करेंगे। व्यानश ने सर हिलाया और सोफे पर आकर बैठ गया। उसके बैठने के बाद कबीर उसके पास आया और सोफे के हैंड रेस्ट में बैठ गया। उसने कहा, क्या बात है भाई, आखिर मारना पड़ेगा आपको, मुझे नहीं पता था आप इतने रोमांटिक हैं। व्यानश ने चिढ़ाते हुए उसे देखा तो कबीर बोला, मैंने देखा आप किस तरह भाभी को लेकर आ रहे थे, वैसे क्या आपने भी उनके लिए व्रत रखा है? उसके सवाल पर व्यानश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कबीर अपने सवाल को खुद ही जवाब देते हुए बोला, आप भला भाभी के लिए व्रत कैसे रखेंगे? आपको इन सब में यकीन थोड़ी है, आप तो द ग्रेट व्यानश सिंह रायजादा है। और वह जाने लगा तो व्यानश ने कहा, कबीर एक मिनट। कबीर रुक गया। जी भाई। व्यानश ने स्ट्रिक्ट फेस के साथ उसे देखा और कहा, क्या तुम्हें पता चला बॉक्स किसने लगवाए थे? कबीर ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, वेदांश सिंह राजवंश ने। वेदांश का नाम सुनकर व्यानश ने कसकर मुट्ठी बांध ली और दांत भींचते हुए कहा, ये वेदांश कभी सुधरेगा नहीं साला। उस कमीनी ने मुझे परेशान करने का ठेका ले रखा है, जब देखो तब उल्टी सीधी हरकत करता रहता है। उद्धरण चिन्ह 61 करवा चौथ स्पेशल। व्यानश वेदांश के बारे में सुनकर उसके बारे में सोच रहा था, तभी उसके पास मेहर आकर बैठ गया। उसने कहा, व्यानश मेरे भाई, तुम इन लेडीज के बीच यहाँ क्या कर रहे हो? व्यानश ने उसे देखा और सानवी की तरफ इशारा किया। मेहर ने अपने होठों को गोल घुमाया और कहा, ओह फास्ट हम, नॉट बैड, वैसे मानना पड़ेगा सानवी को, जिसने तुम्हारे जैसे इंसान को भी यहाँ लाकर बिठा दिया है। व्यानश ने उसे देखा और कहा, क्या मतलब, साफ साफ कहो तुम क्या कहना चाहते हो? मेहर ने गहरी सांस ली और कहा, यही कि मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम धीरे धीरे बदल रहे हो। अब शायद डैड की नज़रों में तुम अच्छे बन जाओ। सानवी तुम्हें धीरे धीरे बदल रही है, वैसे तुम्हें बदलना भी चाहिए, इतनी प्यारी बीवी अगर पास हो तो किसका मन करेगा उसे छोड़ने का। ये कहते हुए वह व्यानश को देखने लगा जो सानवी को देख रहा था। उसे ऐसे देखकर मेहर के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। फिर वो भी सानवी को देखने लगा। सानवी वहां पर आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए मेहर भी उसे देखा ही रह गया, लेकिन तभी वहां सानवी के पास कियारा आकर बैठ गई। उसे देखकर मेहर के चेहरे के भाव बदल गए। उसे याद आया, कुछ देर पहले जब वह ऑफिस से आ रहा था तब उसने क्या देखा था। तभी वहां पर व्यानश का फोन बजने लगा। उसने देखा यह अर्जुन का फोन है। उसने जल्दी से फोन उठा लिया और बोला, हाँ अर्जुन बोलो। अर्जुन ने सामने से कहा, व्यानश वह बहुत चालाक निकला, हम उसे शिफ्ट कर रहे थे लेकिन वह रास्ते से ही भाग गया और मैं उसका इस वक्त पीछा कर रहा हूँ। वह शिव मंदिर की तरफ जा रहा है। व्यानश ने गुस्से से कहा, ठीक है, तुम उसे जाने मत देना, मैं आ रहा हूँ। इधर अर्जुन एक आदमी के पीछे भाग रहा था। वह भागते भागते मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, क्योंकि उसके सामने भाग रहा आदमी भी मंदिर के अंदर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रिया मंदिर के कोने में बैठकर ओम के आने का इंतजार कर रही थी। दरअसल आज उसने ओम के लिए करवा चौथ का फास्ट रखा था और ओम उसे अकेला छोड़कर उसके फास्ट तोड़ने के लिए पास की ही बेकरी शॉप में केक लेने गया था। उसने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि उसने ओम के लिए फास्ट रखा है, बल्कि वह तो घर से यह झूठ बोलकर निकली थी कि वह सानवी से मिलने जा रही है। अब तक तो चांद भी निकल आया था। उसे इंतजार करते हुए काफी वक्त हो गया था, इसलिए वह मंदिर के बाहर आ रही थी। तभी सामने से एक आदमी भागते हुए आया और प्रिया से टकरा गया। प्रिया गोल घूम गई और वह आदमी उससे आगे चला गया। ओह हेलो, देखकर नहीं चल सकते, एक सॉरी भी नहीं कहा जाता क्या, कहाँ भागे जा रहे हो? प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसे आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी और चला गया। प्रिया ने मुंह बनाया, अजीब आदमी है, और वह जाने के लिए मुड़ी। तभी सामने से भागते हुए एक और आदमी आकर उससे टकरा गया और प्रिया धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके साथ ही वह आदमी भी उसके ऊपर गिर गया। प्रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसने उसे आदमी के होठों को अपने होठों पर महसूस किया। उसने जोर से धक्का दिया उसे और उठकर खड़ी हो गई।
साले हरामजादे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उसने कपड़े झड़ते हुए कहा और सामने देखा तो अपने सामने अर्जुन को खड़ा देखकर वह हैरान हो गई। उसने गुस्से से कहा, तुम। अर्जुन ने अपने होठों को साफ किया और गुस्से से उसे देखते हुए जाने लगा तो प्रिया ने उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें सॉरी कहना नहीं आता? अर्जुन ने गुस्से से उसे देखा और फिर उसके हाथ को जो उसके कॉलर पर था। आज तक किसी ने भी उसके कॉलर को पकड़ने की हिम्मत नहीं की थी। और ये लड़की, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तुमने मुझे किस किया? तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि शुरू हो गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक अकेली लड़की का इस तरह फायदा उठाते हुए अर्जुन उसे अब अपनी एक आईब्रो उठाकर देखने लगा। प्रिया अपनी बकवास करने में लगी थी। अर्जुन तो पहले ही उसे आदमी के भागने से गुस्से में था और ऊपर से ये लड़की बकवास पर बकवास किए जा रही थी। प्रिया ने अपने दोनों हाथों को बंद लिया और कहा, तुम जानते भी हो आज कितना इम्पोर्टेंट दिन था मेरे लिए और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तुमने जानबूझकर मुझे का किस किया ना, है ना? अच्छी से जानती हो तुम जैसे लफंगे लोगों को। अर्जुन का पारा अब चढ़ने लगा था। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपने हाथ में रखे पिस्टल को उसके माथे पर तान दिया, जिससे कि प्रिया की बोलती बंद हो गई और वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अर्जुन ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा और कहा, बोलो, तुम कुछ कह रही थी ना? प्रिया ने हाँ करते हुए कहा, क्या ये असली है? अर्जुन के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने एक बार हवा में फायर किया और कहा, तुम्हें क्या लगता है यह असली है या नकली? प्रिया की धड़कन तेज हो गई। वह अपने कदम पीछे ले जाने लगी, लेकिन साथ में अर्जुन भी उसके साथ चल रहा था। प्रिया जाकर मंदिर के पिलर से टकरा गई। उसने इधर उधर देखा। आज करवा चौथ था, इसलिए सब अपने अपने घर में पूजा कर रहे थे। वहां पर इस वक्त पंडित जी के अलावा कोई भी नहीं था। पंडित जी भी अर्जुन को इस तरह देखकर घबरा हुए से खड़े थे। प्रिया बहुत ज्यादा घबरा गई। घबराहट की वजह से उसे पसीना आना शुरू हो गया। अर्जुन ने मुस्कुराते कहा, क्या तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा काम रुक गया है। अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा होता तो वह आदमी यहाँ से भागा नहीं होता, लेकिन अब वह यहाँ से भाग चुका है। तो बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? क्या उसे आदमी की जगह में तुम्हें मार दूं? प्रिया ने जल्दी से नहीं में सर हिलाया, लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था। वह बहुत गुस्से में था। प्रिया ने धीरे से कहा, लुक, इसमें गलती तुम्हारी थी। तुम मेरे ऊपर आकर गिरे थे और वह किस। कहते हुए उसका सर घूम गया और वह बेहोश हो गई। वह गिरने को थी कि अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे जमीन पर लिटाया। वह उसके गाल पर थपकी देते हुए बोला, प्रिया आंखें खोलो। लुक, मैं तुम्हें सिर्फ डरा रहा था, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, आंखें खोलो। वह उसे ऐसे देखकर परेशान हो गया। OFC के, अब मैं इसके साथ क्या करूं? लेकिन प्रिया ने आंखें नहीं खुली। अर्जुन ने इधर उधर देखा। वहां पर पंडित जी के हाथ में एक लोटा था जिसमें पानी था। वह उसके पास आया और उसके हाथ से उसे छीनकर प्रिया के पास आ गया। उसने उसका सर अपने गोद में रखा और उसके चेहरे पर पानी की छींटे करने लगा। प्रिया धीरे धीरे होश में आई। उसने अर्जुन को देखा। अर्जुन ने पानी उसके मुंह के आगे किया तो प्रिया ने जल्दी जल्दी उसे पी लिया, क्योंकि उसे पानी की इस वक्त बहुत जरूर थी। अर्जुन ने कहा, अब तुम ठीक हो? प्रिया ने हमें सर हिलाया। तभी उन्हें किसी चीज के गिरने की आवाज आई। What the hell? दोनों ने उसे तरफ देखा जहां पर ओम गुस्से से खड़ा था। अर्जुन खड़ा हो गया। ओम उसके पास आया और उसके फेस पर मुक्का करने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। ओम ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया के करीब आने की? मैं उसका फास्ट तोड़ने वाला था, तुमने ये क्या कर दिया? अर्जुन ने अपनी गहरी आंखों से ओम को देखा और उसके हाथ को झटकते हुए बोला, लिसन, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बेहोश हो गई थी इसलिए मैंने इसे पानी पिलाया। मुझे तुम दोनों के बीच आने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? और उसने अपने कपड़े झटका और प्रिया को देखते हुए वहां से चला गया। प्रिया अभी तक होश में नहीं आई थी। ओम ने उसके गाल को पकड़ा और फिक्र के साथ बोला, प्रिया, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तुम ठीक हो ना? प्रिया ने हमें सर हिलाया और अर्जुन को जाते हुए देखने लगी। इधर अर्जुन सीधी से कुछ बड़बड़ाते हुए नीचे आ रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा यह व्यानश है। उसने फोन उठा लिया और कहा, आई एम सॉरी व्यानश। वह भाग गया, लेकिन सामने से व्यानश ने कहा, डोंट वरी, तुम हमारी जगह पर आओ, मैंने उसे पकड़ लिया है। अर्जुन ने फोन रखा और कार में बैठकर चला गया। दूसरी तरफ रायजादा पैलेस में सभी लोग आ चुके थे। सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ पैलेस के गार्डन में मौजूद थे। उस जगह पर फूलों और लाइट से डेकोरेट किया गया था। शालिनी आदित्य के सामने खड़ी थी कि कियारा मेहर के और दादी जी दादू के। कुछ लेडीज भी अपने पार्टनर के सामने खड़ी थी,
लेकिन सानवी उन सब के बीच अकेली खड़ी थी। उसे पता ही नहीं चला व्यानश कब वहां से चला गया। उसने कोशिश तो की थी उसे रोकने की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। शालिनी ने उसे देखा तो कुछ इशारा किया। सानवी ने नहीं में सर हिलाया। शालिनी मायूस हो गई, लेकिन पूजा करने का वक्त आ गया था, इसलिए वह उसके पास नहीं आ सकती थी। सभी लोगों ने पहले चांद की पूजा की और फिर अपने अपने पतियों की। कियारा ने भी पहले चांद की पूजा की, उसके बाद मिहिर की। आमिर ने उसे पानी पिलाया और उसका फास्ट तोड़ा। कियारा ने उसका पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो आमिर ने उसे अपने पॉकेट से निकाल कर एक गिफ्ट दिया। कियारा उसे देखने लगी। मिहिर ने उसे खोलने का इशारा किया तो कियारा ने उसे खोला तो पाया उसमें एक बहुत खूबसूरत सा नेकलेस है। उसने चमकती हुई आंखों से मिहिर को देखा तो मिहिर ने कहा, ये तुम्हारा गिफ्ट है। हैप्पी करवा चौथ कियारा। कियारा मुस्कराए। मिहिर उसे नेकलेस को उसे पहनाने लगा। कियारा बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। इधर सानवी सभी जोड़े को देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। हाँ, वह व्यानश के लिए कभी भी फास्ट नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसका ये पहला करवा चौथ उसके लिए स्पेशल होगा। उसने गहरी सांस ली और अपना सामान लेकर कमरे में आ गई। जैसे ही वो अंदर आए उसे व्यानश कमरे में नजर आया। वो दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखने लगी। व्यानश बालकनी में उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। कमरे की लाइट बंद थी और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब व्यानश उसे सबके साथ नजर नहीं आया तो सानवी के लगा था व्यानश कहीं चल गया है। उसे लगा था व्यानश को उसकी कोई परवाह नहीं है। वो उसे ही रही थी कि व्यानश की आवाज आई, क्या हुआ, अब फास्ट तोड़ने का इरादा नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर सानवी होश में आज वो धीरे कदमों के साथ उसके पास आने लगी। उसके पैर हल्के कांप रहे थे और उसके दिल में एंजाइटी भर रही थी। इधर व्यानश के कानों में सानवी की चूड़ियां और पायल की आवाज आ रही थी। साथ ही वो उसके चलने से ये अंदाजा लगा सकता था कि वो कितनी नर्वस है। कुछ देर बाद उसे सानवी उसके पीछे आकर खड़ी हुई। वो मुस्कुराया और पलट गया। उसने सानवी को देखा जिसके हाथ में पूजा की थाली थी और सर पर लाल रंग की चुनरी, ऊपर से उसका वो 16 श्रृंगार, आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, कान में बड़ी सी नथ। ये सब उसे शालिनी ने दिया था जब उन्होंने देखा कि सानवी तो तैयार ही नहीं हुई, पर अब वो इन सब में बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। वह व्यानश को ही देख रही थी, तभी वहां पर अचानक से उजाला हो गया। सानवी की आंखों में वो लाइट चुभने लगी, लेकिन कुछ देर बाद जब लाइट उसकी आंखों में एडजस्ट हुई थी तो उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। उसका दिमाग ज्यादा सोचने की हालत में नहीं था। दिन भर भूखे रहने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी उसे नज़ारे को देखकर उसके दिल में गर्माहट का एहसास हुआ। बालकनी को लाइट और फूलों से सजाया गया था। वहां एक टेबल पर बहुत सारे खाने पीने का सामान रखा था। उसके सामने 2 कुर्सियां लगी थी। क्या ये सब व्यानश ने उसके लिए किया है? ये सोचकर उसने व्यानश को देखा। व्यानश ने बिना किसी भाव के कहा, डिड यू लाइक इट? सानवी को समझ नहीं आया वो क्या करे। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये सारे अरेंजमेंट व्यानश ने उसके लिए किया था। उसने धीरे से सर हिलाया, तो फिर जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर सानवी ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। व्यानश को एहसास हुआ उसने क्या कहा तो वो खुद को करेक्ट करते हुए बोला, आई मीन तुम्हें भूख लगी होगी। सानवी ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने बस सर हिलाया। उसने पूजा शुरू की। उसने चांद को देखा जो आसमान में चमक रहा था, फिर व्यानश को। उसने चांद से कोई विश नहीं मांगी क्योंकि वह जानती थी वह कुछ भी मांगेगा वह कभी पूरा होने वाला नहीं था। उसने दिया वापस से जलाया और छलनी में उसे लेकर चांद की पूजा करने लगी। उसने छलनी को व्यानश की तरफ मोड़ा। व्यानश उसे ही देख रहा था। वह कुछ देर उसे देखने लगी। उसके दिल में उठ रहे दर्द उसकी आंखों में झलक आए। वो कभी नहीं भूल सकती थी कि व्यानश ने उसके साथ क्या किया है। उसने उसकी आज़ादी छीन ली, उसका सपना छीन लिया और सबको उससे दूर कर दिया। वो सब याद करते हुए सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद को संभाला, व्यानश को तिलक करने जा रही थी कि व्यानश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे इसमें यकीन नहीं है। और उसने थाल से ग्लास लिया और उसे उसके मुंह के आगे किया। सानवी कुछ देर उसे देखती रही, फिर मुंह खोला। व्यानश ने उसे पानी पिलाए, तब जाकर उसके गले को राहत मिली। वो व्यानश को ही देख रही थी और व्यानश उसे। 62 व्यानश की फीलिंग्स और मिहिर का गुस्सा। मैंने लास्ट चैप्टर में थोड़ा डिसपॉइंट किया आप सबको, लेकिन डोंट वरी, मैंने स्टोरी लाइन चेंज कर दी है। 2 दिन बाद आपको वो पढ़ने को मिलेगी क्योंकि अब चैप्टर में कुछ चेंज होता है तो 2 दिन लगते हैं उसे। तो आज हम वहीं से कहानी पढ़ना शुरू करेंगे जहां से मैंने एडिट किया है।
पर आप वो वाला चैप्टर जरूर पढ़ें जिसे मैंने एडिट किया है। दिल 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 दिल। व्यानश सानवी को बहुत प्यार से देख रहा था। सानवी ने पानी पी तो व्यानश ने ग्लास थाल में रखा। व्यानश ने उसे मिठाई खिलाई। सानवी ने उसका पैर छूना चाहा तो व्यानश ने उसे पकड़ लिया। व्यानश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ और न ही कोई अच्छा आदमी। मैंने ये सब किया क्योंकि तुम्हारा ये पहला करवा चौथ स्पेशल बने। तुमने मेरे लिए सुबह से ये जो सो कॉल्ड फास्ट रखा था इसके लिए। उद्धरण चिन्ह। सानवी ने चिढ़ते हुए उसे देखा, ये आदमी, लेकिन वो इस वक्त उससे बहस करना नहीं चाहती थी। उसने कहा, ठीक है, चलिए, हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है। और वो टेबल की तरफ जाने लगी तो अगले ही पल उसके पैर हवा में थे। उसने हैरानी से व्यानश को देखा जिसने उसे गोदी में उठा रखा था। सानवी ने हैरानी से उसे देखा। उसके हाथ में प्लेट था तो दूसरे हाथ को उसने उसके कंधे पर लपेटा खुद को सहारा देने के लिए। व्यानश ने उसे लाकर कुर्सी पर बिठाया और फिर उसके हाथ से थाल लेकर उसे टेबल पर रखा। वो उसके सामने बैठ गया तो एक मेड ने आकर सानवी को खाना सर्व किया। खाने में क्या क्या चीजें थी वो सब देखकर सानवी खुश हो गई। उसने व्यानश को देखा, उसने पनीर टिक्का उठा लिया और खाने लगी। आज पूरा दिन कुछ भी ना खाने की वजह से उसे बहुत भूख लगी थी। खाने लगी, फिर उसे रियलाइज हुआ कि व्यानश भी उसके सामने है। उसने खाने का निवाला व्यानश की तरफ बढ़ाया, लेकिन व्यानश ने नहीं में सर हिलाया। वो बस उसे देख रहा था। सानवी ने ज्यादा माइंड नहीं किया क्योंकि वो जानती थी व्यानश कभी घर पर खाना नहीं खाता। उसने अपने कंधे उठाए और खाना खाने लगी। व्यानश उसे बहुत खुश होते देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे सानवी की इनोसेंस और उसका क्यूट सा चेहरा पिघला रहा था। उसे देखकर अपने अंदर अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो उसकी आंखें निकाल सकता है, लेकिन शायद वो भूल गया था कि उसने ही सबसे पहले इस इनोसेंट सोल को चोट पहुंचाया था। पर जैसे जैसे वो उसे जानता जा रहा था वो उसका दीवाना हुए जा रहा था। वो उसमें खोए हुए से अपने मन में बोला, पता नहीं तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, लेकिन ये जो कुछ भी है मुझे कमजोर कर रही है। मैं कमजोर नहीं होना चाहता लिटिल रैबिट। अगर मैं कमजोर हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारा बनकर, सिर्फ तुम्हारा होकर। कहते हुए वो उसे सॉफ्ट आंखों से देखने लगा। व्यानश की आंखें इस वक्त ऐसी थी कि अगर कोई देख लेता हो तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये व्यानश सिंह रायजादा की वही आंखें हैं जिसमें अगर कोई एक बार देख ले तो उसकी जान जाना पक्की है। उसे देखते हुए उसने सानवी के पूजा वाले थाल से ग्लास लिया और पानी पीने लगा। सानवी का ध्यान तो बस खाने पर था। तभी अचानक से उसके दिमाग में क्या आया। वो खड़ा हुआ और सानवी के पास आया। सानवी उसे देखने लगी। वो कुछ कहती उससे पहले व्यानश ने उसके सर को पकड़ और झुककर उसके होठों पर किस कर किया। सानवी को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो ऐसा कुछ करेगा, इसलिए उसे रिएक्ट करने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। वो अपनी जगह पर जमी रही। उसे सॉफ्टली किस कर रहा था। उसे सानवी के मुंह का खाना अपने मुंह में फील हो रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और उसे जेंटली किस करने लगा। तभी उसके कान में आवाज आई और वो अपने सेंस में लौटा हो गया। व्यानश ने सानवी को देखा जो खाने के बाद उंगलियां चाट रही थी और वो अपनी ही जगह पर बैठा है। उसे अपने ऊपर हंसी आई। इधर सानवी ने पूरा खाना खत्म कर लिया था। उसने अपनी उंगली चाटते हुए कहा, बहुत मजा आया, ऐसा लग रहा है जैसे सालों बाद ये सब खा रहे हैं। व्यानश ने बर्तनों को देखा जो कि खाली हो गया था। इस लड़की का पेट तो इतना छोटा सा है, लेकिन उसने इतना सारा खाना खा लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सानवी बोली, खाने के लिए थैंक यू व्यानश जी, हमें लगा नहीं था आप हमारे लिए इतना सब अरेंज करेंगे। व्यानश ने कहा, ये तो मेरा काम है, अब तुमने मेरे लिए पूरा दिन खाना नहीं खाया तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। सानवी ने डकार ली और अपने मुंह के सामने हाथ रखते हुए बोली, ई थिंक अब हमें नींद आ रही है। और वो अपने सर से ओढ़नी हटाते हुए कमरे में आ गई। लेकिन कमरे में आते ही उसके कदम रुक गए। उसने हैरानी से कमरे को देखा जो अब उजाले से भरा हुआ था। चारों तरफ फूलों का डेकोरेशन था। वो हैरानी से कमरे को देख रही थी कि व्यानश ने उसके कान में कहा, कैसा लगा तुम्हें ये सरप्राइज। सानवी चौंक गई। उसने पलटकर व्यानश को देखा जो अपने कोट का बटन हटा रहा था। उसने कहा, आप ये सब क्या है? व्यानश उसके पास आते हुए बोला, कुछ देर पहले मैंने तुमसे क्या कहा था तुम्हें याद नहीं? सानवी के चेहरे पर कंफ्यूजन के एक्सप्रेशंस आ गए। वो पीछे जाते हुए बोली,
आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ये सब क्यों है व्यानश जी? उद्धरण चिन्ह। पर उसे अंदाजा हो गया था वो किसके बारे में बात कर रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पीछे जाते हुए वो सोफे से टकरा गई। व्यानश उसके एकदम पास आकर खड़ा हो गया। वो उससे बस 5 इंच की दूरी पर था। सानवी उसे देख रही थी। व्यानश ने उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया तो सानवी ने आंखें बंद कर ली। व्यानश उसके खूबसूरत चेहरे को देखने में खो गया। सानवी की सांसें अनयूजुअल हो गई। तभी उसे अपने सर पर व्यानश का हाथ फील हुआ। व्यानश ने उसकी ओढ़नी उसके सर से हटा दिया। सानवी ने आंखें खोलकर व्यानश को देखा। व्यानश उसे ही देख रहा था। उसने दुपट्टे को यूं ही फर्श पर छोड़ दिया। उसने नीचे के नाक से उसका नथ हटाया तो सानवी ने फिर से आंखें बंद कर दी। उसने कसकर सोफे को पकड़ लिया। व्यानश की सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। सानवी की नीली आंखों में पानी उभर आए। बालकनी का दरवाजा खुला था और हवाओं से सानवी के बाल उड़ रहे थे। व्यानश ने उनके बीच की दूरी को खत्म करने के लिए उसने सानवी की कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींचा। सानवी अब अपने पंजों पर खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम थी न व्यानश के मुकाबले। व्यानश ने सानवी के गाल को अपने हथेली में भर लिया और उसके करीब झुकते हुए बोला, मैंने कहा था ना आज रात में तुम्हें अपना बना लूंगा। उसकी बात सुनकर सानवी की सांस तेज हो गई। उसने कसकर अपने साड़ी को पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। व्यानश के सीने पर हाथ रखा और उसे पुश करते हुए बोली, व्यानश जी प्लीज। पर व्यानश कहाँ मानने वाला था। वो सानवी की खुली पीठ पर हाथ घुमा रहा था। सानवी के शरीर में अजीब सी सेंसेशन फील हो रही थी। व्यानश ने सैडिक्टिव वॉइस में कहा, सानवी, नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर। ये सब में हमारे लिए क्या है? आई वॉन्ट यू टुनाइट। आई वॉन्ट यू फॉर माई होल लाइफ लिटिल रैबिट। I wanted this night to be the most beautiful night of your life. और उसने उसके गालों को अपने हथेली में भर लिया। उनका चेहरा अब बस 1 इंच की दूरी पर था। व्यानश की गर्म सांसें उसकी सांसों से टकरा रही थी। माहौल बहुत इंटेंस हो रहा था दोनों के बीच, जिसकी वजह से सानवी को बहुत सफोकेशन सा फील हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई। व्यानश से पूछना चाहती थी कि उन रातों का क्या जब उसने उसे सपनों में भी परेशान करना नहीं छोड़ा। उन रातों का क्या जब उसने उसे टॉर्चर किया था। अब वो उन रातों को इस रात से कंपेयर कर रहा था। वो उसे रात को याद करने लगी जब व्यानश ने उसे सबसे बड़ा घाव दिया था। व्यानश के होंठ उसके होठों को बस छूने ही वाले थे कि सानवी ने अपना सेंस खो दिया। अनकंसर्नस होकर व्यानश की बाहों में झूल गई। व्यानश को समझ नहीं आया उसके साथ अभी क्या हुआ। वो ठगा सा महसूस करने लगा। वो सानवी को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सानवी ने आंखें नहीं खोली। सानवी, सानवी, आंखें खोलो। सानवी, पर अब भी कोई फायदा नहीं हुआ। व्यानश ने सोचा सारा दिन भूखे रहने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई है। शिट, उसने खुद को कोसा। व्यानश ने उसे लाकर बैग पर लिटाया। उसने उसकी ज्वेलरी रिमूव किए और फिर उसके पास बैठ गया। वो उसे देखकर कुछ सोचने लगा। वो सानवी के पैरों के पास आकर बैठ गया। उसने सानवी के पैरों को गोदी में रखा। सानवी के पैर बहुत खूबसूरत थे, उनमें आलते की वजह से रंगत छाई हुई थी। व्यानश ने अपने पॉकेट से एक छोटी सी पोटली निकाली और उसके पैरों के पास बैठ गया। उसने सानवी के एक पैर को अपने गोद में रखा और पोटली से एक जोड़ी पायल निकालकर उसे पहनाने लगा। ये पायल बहुत खूबसूरत लग रहे थे सानवी के पैरों पर। उसने उसके पैर पर किस किया और उसे वापस बेड पर रखकर उसे ब्लैंकेट कवर कर दिया। उसने सानवी के चेहरे को प्यार से सहलाया और उसके माथे पर किस करके लैंप बंद किया। उसने खुद को शांत करने के लिए आधे घंटे वॉट कोल्ड शॉवर लिया और सानवी के पास आकर लेट गया। इधर कियारा मिरर के सामने बैठकर अपने ज्वेलरी उतार रही थी। आज पूरा दिन कुछ नहीं खाने की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी और ऊपर से प्रेगनेंसी की वजह से उसे वीकनेस हो रही थी। वो ज्वेलरी उतारने के बाद उसकी नज़र उस नेकलेस पर पड़ी जिसे मिहिर ने उसे पहनाया था। उसने उसे पकड़ लिया और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। जब भी मिहिर को कोई चीज़ पसंद आई थी वो कियारा के लिए उसे ले आता था। कियारा उसे खुश तो होती थी, लेकिन मिहिर के गुस्से की वजह से उसकी खुशी ज़्यादा देर ठीक नहीं पाती थी। उसका गुस्सा ही काफ़ी था कि यार के हर कोशिश को चुनौती देने के लिए, और वो उसके गुस्से के आगे हर बार हार जाती थी। वो उसे नेकलेस को देखते हुए सोच ही रही थी कि तभी अमीर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, कैसा लगा ये गिफ्ट? कियारा अपने होश में आई। उसने मेहर को मिरर में देखा और टेबल से उठते हुए कहा, हाँ ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू मिहिर। और वो खुशी से मुस्कुराने लगी। मिहिर ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे पकड़ते हुए बोला, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। कियारा मुस्कुराई।
तभी मिहिर उसे बैग पर बिठाते हुए बोला, तुम जानती हो आज लोकल मार्केट के बगल में जो मिस्टर खान की प्रॉपर्टी है ना, उसे खरीदने गया था और तुम जानती हो मैं वहां पर क्या देखा। उसकी बात सुनकर कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आज ही तो लोकल मार्केट गई थी। उसने अपना हाथ पीछे खींचने चाहा लेकिन मिहिर ने कसकर उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, और तुम जानती हो मैं वहां पर किसे किसके साथ देखा। उसकी बात सुनकर कियारा की सांसें तेज हो गई और धड़कन का तो पूछो ही मत। उसने हकलाते हुए कहा, मिहिर, वो मैं। तभी मिहिर ने उसके हाथ को काकर पकड़ लिया और बोला, कौन था वो। कियारा को बहुत तेज दर्द हुआ। उसने आंखें काकर बंद कर ली और कहा, मिहिर मेरी बात सुनो प्लीज। लेकिन मिहिर कहाँ सुनने वाला था। उसने गुस्से से कहा, मैंने पूछा कौन था वो, और उसने उसकी उंगली को इतने जोर से प्रेस चार किया जैसे उसकी उंगली को तोड़ ही देगा। दोपहर का वक्त। कियारा लोकल मार्केट के सामने किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे, पर उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। वो इधर उधर देख रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आया और उसके गले लगते हुए बोला, दीदी तुम ठीक हो ना। कियारा ने उसे गले से लग किया और कहा, हाँ रोहित मैं ठीक हूँ। रोहित ने कहा, मासी ने ये कुछ भेजा है तुम्हारे लिए, उन्होंने कहा है तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो। कियारा ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और अपने बैग में डाला। उसने कहा, माँ से कहना मैं जल्दी उनसे मिलने आऊंगी। ये लड़का कियारा का कजन था जो उसके गांव में रहता था। उसने रोहित को थैंक्स कहा तो वो लड़का चला गया। उसके जाने के बाद कियारा ने अपने चेहरे से पसीना साफ किया और कार में आकर बैठ गई। लेकिन उसने नहीं देखा किसी की एक जोड़ी काली गहरी आंखें उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। प्रेजेंट टाइम। कियारा ने कहा, मैं आपको सब बताती हूँ। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कियारा की बात सुनकर मिहिर ने उसका हाथ छोड़ दिया। जल्दी बोलो कौन था वो, अगर गलत जवाब हुआ तो। ये कहते हुए वो अपना बेल्ट निकालने लगा। कियारा ये देखकर सहम गई। उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मिहिर प्लीज ऐसा मत करो। बेल्ट देखकर उसका सर घूमने लगा था। मिहिर ने उसके गाल को पकड़ा और खतरनाक आवाज में बोला, जल्दी बोलो कौन था वो। क्या तुम्हारा नया आशिक है? क्या मैं कम पड़ जाता हूँ तुम्हारे लिए? उसने उसके मुंह को और भी कसकर पकड़ लिया। कियारा ने कसकर आंखें बंद कर ली और कहा, वो मेरा कजन रोहित था। वो गांव से आया था मुझसे मिलने। और उसके आंसू बहने लगे। उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों पहले जब मिहिर उसे डॉक्टर के शून्य ऑपरेशन के लिए ले गया था तब वो वहां अपनी माँ से मिली था। तब उसने बताया था कि वो माँ बनने वाली है, इसलिए आज उसने रोहित के जरिए उसके लिए कुछ सामान भेजा था जो उसकी प्रेगनेंसी को आसान बनाने वाले थे। रोहित से मिलने मार्केट इसलिए गई थी क्योंकि वो नहीं मिहिर की नज़रों में नहीं आना चाहती रहा, लेकिन उसकी फूटी किस्मत, मिहिर भी वही था। जब उनकी शादी हुई थी तब मिहिर ने साफ कह दिया था कि वो उसके घर वालों से कोई रिश्ता न रखे। उसका जो भी होगा अब सिर्फ वही होगा। लेकिन कियारा ने यही गलती कर दी थी। मिहिर ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा, कहाँ है वो चीज़, क्या दिया था उसने, दिखाओ मुझे। वो अपना हाथ उसके आगे करते हुए बोला। कियारा ने मिरर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ। मिहिर मिरर के पास आया और बॉक्स को उठाकर फेंक दिया। उसने उसे देखना भी ठीक नहीं समझा। कियारा ने भागकर उसके पास आई मिहिर ने, लेकिन तब तक वो सामान बिखर चुका था। कियारा उन्हें समेटने लगी। ये क्या किया आपने? इसे मेरी माँ ने भेजा था। और उसको हिचकी आने लगा। लेकिन मिहिर ने उसके हाथ को पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे देखते हुए बोला, कितनी बार कहा है उन लोगों से मिलना जुलना तो दूर बातें भी नहीं कर सकती, लेकिन तुम बार बार मेरी बात को नज़रअंदाज करती हो। जब तुम्हें तुम्हारा बाप मुझे बेंच रहा था तब मैंने साफ कहा था कि तुम अब उनसे कोई लेना देना नहीं रखेगी। तो फिर क्यों? हाँ, उसके बाबा ने उसे बेंच दिया था क्योंकि उसके बाबा को पीने लत थी और उसने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। कियारा ने कुछ नहीं कहा। मिहिर ने कहा, बोलो, क्या मैंने नहीं कहा था तुम्हारा इस दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ मैं हूँ? कियारा ने सुबकते हुए कहा, सॉरी, आई एम सॉरी। मिहिर ने उसे अपने पास खींचा और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो कियारा। आगे से अगर तुमने फिर से उनसे मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। कियारा ने सर हिलाया। मिहिर ने उसे झटक कर छोड़ दिया। कियारा फर्श पर गिर गई। उसने उन सामानों को देखा जो कि फर्श पर बिखरा हुआ था। वो रोने लगी। उसे ऐसे देखकर मिहिर ने कहा, अब रोना बंद करो, यहाँ आओ। उसकी बात सुनकर कियारा ने अपने आंसू साफ किए और उठकर मिहिर के पास आई। उसका सर नीचे था। वो मिहिर को देखना भी नहीं चाहती थी। मिहिर ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और कहा, मैं बहुत थक गया हूँ,
चलो सोने में मेरी मदद करो। कियारा ने कुछ नहीं कहा तो मिहिर